हाँ भाई, हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रणजीत सिंह वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख नहरें। ठीक है। नहरें क्या होती है? किसी भी भूमि के पार्ट को काट के पानी को ले जाने के लिए जो मार्ग तैयार करते हैं उसे नहरें कहते हैं। ठीक है। तो विश्व की प्रमुख नहरों में हम आज दो तीन चार पाँच जो भी नहरें हैं वो पढ़ते हैं भाई। आ जाओ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वेज नहर। क्या पढ़ेंगे? स्वेज नहर। दूसरी पढ़ेंगे हम पनामा नहर। क्या पढ़ेंगे? पनामा नहर। और तीसरी पढ़ेंगे हम कील नहर। तीसरी पढ़ेंगे कील नहर। के बारे में बड़ा डिटेल से मैं चर्चा करूंगा, सबके पल्ले पड़ेगा बड़ी आसानी से। और चौथी पढ़ेंगे हम मैनचेस्टर नहर। मैनचेस्टर नहर। मैनचेस्टर नहर। ठीक है दोस्तों, हम एक के बाद एक नहरें देखते हैं। पहली नहर हम शुरुआत करते हैं स्वेज नहर से। ठीक है। आ जाओ। ये है अपना महाद्वीप है, मतलब एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं मैं स्वेज नहर कहाँ है। ये लो भाई। दोस्तों ये है लाल सागर। ये क्या है? लाल सागर। और ये है भूमध्य सागर। ये है भूमध्य सागर। ये है भूमध्य सागर, ये है लाल सागर। और यहाँ पे एक देश है छोटा सा, ये यूरोप है पूरा। यूरोप में एक देश आता है यहाँ पे, पुर्तगाल। पुर्तगाल के पास में ये है स्पेन। ये आ गया फ्रांस। ये फ्रांस। ये है यूके, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, जिसने भारत पे राज किया काफी वर्षों तक। वो देश ये है। ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है। ठीक है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्तों, 1498 की बात है। पुर्तगाल से एक यात्री शुरू हुआ था कि भारत चलेंगे, भारत की खोज करेंगे। आप सबको पता है, भारत आएगा तो ये तो भूमि का पार्ट है, कैसा आ पाएगा? वो नहीं आएगा ना। तो भारत आएगा, इतना सुन रखा था यूरोप के लोगों ने, इतना सुन रखा था कि पूर्व दिशा में भारत पड़ता है। ठीक है भाई, पूर्व दिशा में भारत पड़ता है तो भारत की खोज करेंगे। भारत की खोज नहीं करेंगे, भारत तो पहले से ही खोजा खुजाया है, पर जानकारी में नहीं था, उन यूरोपीय लोगों की जानकारी में नहीं था। तो यूरोपीय लोग सबसे पहले भारत आएंगे तो कैसे आएंगे भाई? पूरा अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर काटते हुए ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। अब वो पूर्व में जाना चाह रहे हैं पर रास्ता मिल ही नहीं रहा, कहाँ जाए बेचारे। अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ आए, यहाँ आए, मतलब काफ़ी सारे यात्री आए यूरोप से भारत की खोज करने के लिए। लेकिन आते आते परेशान हो जाते रास्ते में, कहीं क्रांति नहीं आ रहा, जावे तो कहाँ जावे। ठीक है। तो 1498 की बात है। एक यात्री था, उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पूरा अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाते हुए इधर आता है और केरल पहुंचता है। केरल का उस समय राजा था जुमोरिन। ठीक है। जुमोरिन के समय भारत कौन आता है भाई? वास्को डी गामा। कौन आता है? वास्को डी गामा। 1498 में भारत आता है। राजस्थान का फैक्ट भी है। बताओ मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 में हुआ। कहाँ हुआ? कुड़की गांव में हुआ। पहले तो पाली में पड़ता, अब ब्यावर में पड़ता है। तो ऐसे भी याद रखो, भारत पहली पहुंच कौन आयो पुर्तगाल को आदमी? सबसे पहले वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया? 1498 में। मीराबाई का जन्म भी इसी समय हुआ था। ठीक है। तो कितना लंबा है भाई रास्ता, बहुत लंबा है। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत पे अधिकार किया, तो अंग्रेज भी बेचारे यहीं से आते, यहीं से लूटते भारत को। सोने की चिड़िया को लूट के, सोने की चिड़िया को लूटते और यहीं से उठा के माल ले जाते। यहाँ से कच्चा माल ले जाते, माल को पकाते, वापस पहुंचाते भारत। मतलब भारत को लूटने का काम किया अंग्रेजों ने। तो इतना दूर पड़ता है ना, खर्चा है भाई, बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो अंग्रेजों ने देखा यार क्यों ना ये भूमि का टुकड़ा है साला छोटा सा, ये देश पड़ता है यहाँ पे एक मिस्र। क्या नाम है? मिस्र। तो दोस्तों, जिस समय
भारत पे अंग्रेजों का राज था, जिस समय भारत पे अंग्रेजों का राज था उसी समय मिस्र पे, ये मिस्र है, मिस्र पे भी इसी का राज था, श्रीलंका पे भी इसी का था, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये है ना, म्यांमार वगैरह सारे पे ब्रिटेन का अधिकार था। तो सारे से माल लूटते, बहुत महंगा पड़ता। उन्होंने देखा यार यहीं से इसको खोद देवे भूमि के टुकड़े को, नहर का निर्माण कर देवे, तो यहाँ से माल लूटेंगे, सीधा अपने यूरोप भेज देंगे मसाला। यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है, तो ठंड में भाई साहब चिकन खाते हैं, चिकन में यदि चिकन को स्वादिष्ट बनाना है तो मसाला चाहिए, मसाला इनके पास है नहीं, मसालों का घर है भारत। इसीलिए उसने भाई अंग्रेज लोगों ने इस मिस्र देश की भूमि को काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया, और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ दिया। क्या कहा? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ दिया और एक नहर का निर्माण कर दिया। क्या कहा? एक नहर का निर्माण कर दिया। इस नहर का नाम है स्वेज नहर। प्यारे विद्वानों, क्या नाम है? स्वेज नहर। स्वेज नहर। बताओ स्वेज नहर का निर्माण किसने किया? इस कहानी से आपको पल्ले पड़ेगा भाई, लंबे टाइम तक याद रहेगा, ये समझ लेना आपको। स्वेज नहर का निर्माण किसने किया? अंग्रेजों ने किया। कहाँ के अंग्रेजों ने? इंग्लैंड के अंग्रेजों ने किया। किस देश की भूमि को काट के किया? मिस्र देश की भूमि को काट के किया। ये मिस्र है भाई, मिस्र की भूमि को काट के अंग्रेजों ने स्वेज नहर का निर्माण किया। कब किया भाई? स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? स्वेज नहर का निर्माण होता है 1859 में तो शुरू होता है, और 1869 में पूर्ण होता है। 1869 में इसका निर्माण पूर्ण हो गया। प्यारे दोस्तों, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? 1859 से 1869। ठीक है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है भाई? स्वेज नहर की लंबाई होगी 193 किलोमीटर। बहुत लंबी है रे, 193 किलोमीटर लंबी है। ठीक है भाई। स्वेज नहर की चौड़ाई कितनी है? बेटा इमे कमजोरी राख दी भाई। स्वेज नहर की लंबाई तो घनी कर दी, पर चौड़ाई में थोड़ी कंजूसी कर दी। चौड़ाई 60 मीटर ही करी। कितनी की भाई? 60 मीटर। चौड़ाई इसकी 60 मीटर, गहराई देखो। उनको पता है कि हम यहाँ से जहाज लेके जाते हैं, उसी जहाजों को हम सीधा भेज देंगे साढ़े को। ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर से भेज देंगे लाल सागर में, लाल सागर से जाएगा स्वेज नहर होते हुए भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से सीधा यूरोप भेज देंगे। तो इसकी गहराई भी होनी चाहिए। बड़े बड़े जहाजों का प्रवेश करवाने के लिए पानी की गहराई भी होनी चाहिए। आनी 10 फुट पानी भरियो है और भी जहाज उतार दियो बडोड़ो, तो भाई साहब वो जहाज गेला में रुक जाए, फंस जाए। ठीक है। तो नहर की गहराई भी करनी थोड़ी जरूरी है। तो गहराई कितनी बनाई? नहर की गहराई कर दी 10 मीटर। 10 मीटर का मतलब कितना? लगभग 33 फीट। 3-4 मंजिलों मकान हो ना, इतनी गहरी कर दी भाई। ठीक है। 40 मीटर गहराई इस नहर का निर्माण कर दिया। अब 60 मीटर चौड़ी है। अपने मन में ये भी सवाल आएगा, उनके मन में भी आया था सवाल, यार इतनी लंबी नहर है तो कहीं एक जहाज इधर से जावे, एक जहाज उधर से आ जावे, साले बीच में फंस गए कहीं तो समस्या हो जावे ना भाई। तो इस समस्या को ध्यान में रखने के लिए, इस समस्या का शॉर्टकट निकालने के लिए, निराकरण करने के लिए यहाँ पे एक बंदरगाह का निर्माण किया और यहाँ पे भी एक बंदरगाह का निर्माण कर दिया। कलर में दिक्कत आएगी क्या? समझ जाओगे क्या? भूमध्य सागर मतलब उत्तर की तरफ एक वो है बंदरगाह है। उस बंदरगाह का नाम है भाई पोर्ट सईद। का नाम है पोर्ट सईद। पोर्ट सईद। और इधर दक्षिण की तरफ एक बंदरगाह बनाया, उस बंदरगाह का नाम है पोर्ट स्वेज। ठीक है। उत्तर की तरफ बंदरगाह बनाया पोर्ट सईद और नीचे बनाया पोर्ट स्वेज। 2 बंदरगाह बना दी उन्होंने। तो ये बंदरगाह मतलब ट्रैफिक की तरह काम करेंगे। इधर से जहाज गया है तो, और हाँ बड़ी बात यह है कि इसके अंदर भी 3 झीलें और बनाई हैं। लिटिल बियर, ग्रेट बियर, ऐसी 3 झीलें हैं इसके अंदर। अगर गलती से अंदर जहाज आ गया तो उसको क्रॉसिंग कराने के लिए 3 झीलें हैं, बड़ी बड़ी झीलें थी, मिस्र की झीलें थी।
तो मिस्र की झीलों को मिलाते हुए नहर का निर्माण कर दिया। तो बताओ सुएज नहर के अंदर कितनी झीलें हैं? 3 झीलें हैं। और सुएज नहर के उत्तरी भाग में कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सईद है। कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सईद। और सुएज नहर के दक्षिण में कौन सा बंदरगाह है? सुएज नहर के दक्षिण में एक बंदरगाह है, का नाम है पोर्ट, ये है दक्षिण। दक्षिण है, ये लाल सागर है, ये दक्षिण है और ये उत्तरी भाग है। ठीक है, ये सुएज नहर है। तो पोर्ट सुएज और पोर्ट सहित 2 बंदरगाह बना दी। तो मैंने आपको सुएज नहर के बारे में कहानी के सहित समझा दिया भाई, तो अभी भूलना नहीं है। और एक बात और है, मिस्र देश जब आज़ाद हुआ उस समय क्या डेट थी? भारत आज़ाद हुआ उस समय डेट क्या थी? भारत आज़ाद हो गया 1947 में। और साले अंग्रेजों ने क्या है, मिस्र को थोड़ा लेट आज़ाद किया। कब किया? 1950 में। मिस्र को 1950 में आज़ाद किया। आज़ाद तो कर दिया, पर सुएज नहर पे कब्जा अभी भी किसने रखा? अंग्रेजों ने रखा। तो अंग्रेज सुएज नहर को मिस्र को कब सौंपेंगे? भाई एक मिस्र का राष्ट्रपति था, उसका नाम था नासिर। तो नासिर ने कहा कि अपने देश को तो आज़ाद कर दिया, पर नहर को आज़ाद नहीं कर रहे हो यार, ये कौन सी आज़ादी हो गई भाई? मेरे देश को आज़ाद कर रहे हो तो मेरी नहर को भी मेरे को दो, आप नहर को भी मिस्र को दो। तो मिस्र देश को सुएज नहर कब सौंपी गई? 1956 में। आज़ाद तो 1950 में हो गया, ये आज़ाद हो गया 1950 में, और 1956 में इसको नहर मिल गई। तो मिस्र वाले लोगों ने कहा कि ये नहर सब लोगों के लिए खुली रखेंगे। मिस्र ने इस नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया? 1956 में। ठीक है, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? मिस्र देश के द्वारा राष्ट्रीयकरण हुआ 1956 में। पर देश विभिन्न देश है भाई, सारे लोगों के काम में आती है। यूरोप वाले लोगों को ऑस्ट्रेलिया भी जाना है तो इधर से जाएंगे, वो भारत आना है, इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, ये आ जाएगा, बाली, सुलेवासी, बोर्नियो, ये फिलीपींस देश है, मिंडोन, लुजनाओ द्वीप है ना, जापान के है, होकेडो, होन्सू, शिकोको, क्यूसू, यहाँ कहीं भी आना है ना तो वो ऐसे ही आएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण नहर है। मान लो भारत वाले गए उधर और बोल रहा है भाई, मिस्र वाले बोल रहे आज ही नहर को बंद कर दिया यार, आपके लोग नहीं रखेंगे हम, ये कौन सी बात हुई? इसका मतलब है कि मिस्र कब भी बंद कर सकता है यार, क्या विश्वास मिस्र का। तो यूएनओ में एक शर्त रखी, यूएनओ ने कहा मिस्र आपने राष्ट्रीयकरण कर दिया, सब लोगों को खुली रख रहे हैं, सब लोग आ सकते हैं, पर मान लो कभी कोई गया और बोल दिया मिस्र वाले नहीं नहीं आज नहीं आना है, आज से हमारी सुएज नहर हमारी है, हम ही जाएंगे, आपको नहीं आने देंगे, तो बहुत नुकसान हो जाएगा भाई अपने। तो इसीलिए राष्ट्र संघ ने, मतलब यूएनओ ने 1967 में मान्यता दी थी, 1967 में राष्ट्रीयकरण कर दियो की को? सुएज नहर को। तो ये हुई अपनी सुएज नहर। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे वाली नहर, आगे वाली पढ़ते हैं भाई, नहर का नाम हो जाएगा अपने ये यहाँ पे पनामा नहर पढ़ते हैं। चलो पनामा नहर पढ़ते हैं। ठीक है, ये है पनामा नहर। ये क्या है? पनामा नहर। पनामा नहर किस देश को काट के बनाई गई? पनामा नहर पनामा देश को काट के बनाई, मतलब पनामा देश की छोटी सी भूमि थी उसको काट के बनाई। अब बताओ पनामा नहर बनाने का क्या लॉजिक था, क्यों बनाया, क्या जरूरत पड़ गई, किसको जरूरत पड़ गई, कब पड़ गई, ये सारे तथ्य होते हैं भाई। देखो ये है अमेरिका, ये अमेरिका है, और ये अमेरिका की झीलें वगैरह आ गई। ठीक है, रियो ग्रांडी नदी वगैरह, ये अमेरिका आ गया, ये मेक्सिको आ गया नीचे, ये कैलिफोर्निया की खाड़ी आ गई। चलो इससे अपने को कोई काम नहीं है, काम तो इससे ही है। ये पनामा नहर है, ये अमेरिका है। अमेरिका है क्या? ये है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क बंदरगाह, और यह है सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह, सैन फ्रांसिस्को बंदरगाह। भैया जब न्यूयॉर्क वाले जहाज को सैन फ्रांसिस्को आना है ना, तो बेचारा वो कैसे आएगा? इतना घूम के आएगा, यहां से इतना घूम के आएगा भाई, बहुत लंबा पड़ेगा भाई, बहुत बहुत लंबा पड़ेगा, यहाँ आने में बहुत लंबा पड़ेगा। तो ये पनामा नहर बनाने की जरूरत किसको पड़ गई?
एक्चुअल में ये है ना यूएसए, अमेरिका, इसको पढ़िए। तो यूएसए को कब पढ़ी भाई? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 में शुरू हुआ। 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक विश्व युद्ध चला, 18 19 20, ठीक है। तो इसका निर्माण तो 14 से 18 के बीच में हुआ। किसने करवाया का निर्माण? पनामा नहर का निर्माण कब हुआ भाई? 1914 से 18 के बीच में इसका निर्माण हुआ। किसने करवाया? यूएसए देश ने करवाया। क्यों करवाया? न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी को कम करने के लिए। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, बड़े बड़े जहाज जो फाइटर प्लेन हैं, यहाँ से यहाँ जल्दी पहुंचना चाहिए, यहाँ का जहाज यहाँ जल्दी पहुंचना चाहिए, घूम गएगा तो टाइम लगेगा बेचारे को, इसलिए भूमि को काट दिया और मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए पनामा नहर का निर्माण कर दिया। पनामा नहर का निर्माण कर दिया तो अमेरिका को तो मजा आ गया और सारे देश की मजा आ गया भाई, सीधी सी बात है। ये है मेक्सिको वगैरह, होंडुरास, काफ़ी देश है यहाँ पास में, सबके लिए आनंद मंगल हो गए, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। ये है पेनक्रियास की खाड़ी। पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? कैरेबियन सागर। ये कौन सा सागर है? कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर को जोड़ती है भाई। किससे जोड़ती है? इधर तो ये भूमध्य रेखा, ये कौन सी है? ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा लिखूंगा नहीं भाई मैं, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर कौन सा है? उत्तरी प्रशांत और नीचे दक्षिणी प्रशांत। मतलब उत्तरी प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पनामा नहर, या कैरेबियन सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ये प्रश्न आ सकता है, बताओ पनामा नहर किस किस को जोड़ती है? कैरेबियन सागर को। कैरेबियन सागर किसका भाग है? अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर का भाग है। अटलांटिक महासागर का भाग है, वो भी कौन सा? 0 डिग्री से ऊपर है ना, तो उत्तरी उत्तरी अटलांटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से कौन जोड़ती है भाई? पनामा नहर जोड़ती है। हाँ, पनामा नहर के भी यहाँ एक बंदरगाह है भाई, यहाँ बंदरगाह है और यहाँ पे भी एक बंदरगाह है। उत्तरी बंदरगाह का नाम अलग है, दक्षिणी बंदरगाह का नाम अलग है। दोनों बंदरगाह का नाम बता देता हूं मैं। देखो, इस बंदरगाह का नाम है केलोन बंदरगाह। देखो, कैरेबियन सागर की तरफ जो बंदरगाह है उसका नाम है केलोन बंदरगाह। केलोन बंदरगाह, केलोन बंदरगाह। और नीचे पनामा बंदरगाह, यहां पे भी एक बंदरगाह है, उसका नाम आ जाएगा पनामा बंदरगाह। पनामा बंदरगाह। बताओ कितने बंदरगाह है? एक तो हो गया केलोन बंदरगाह, एक हो जाएगा पनामा बंदरगाह। बताओ पनामा नहर की लंबाई कितनी है? यहां कर देते हैं पनामा नहर। पनामा नहर की लंबाई कितनी है भाई? पनामा नहर की लंबाई है अपने 82 किलोमीटर। कितनी है? 82 किलोमीटर। निर्माण कब हुआ इसका? निर्माण हुआ 1914 से 1918 के बीच। किसने करवाया इसका निर्माण? करवाया भाई साहब यूएसए, अमेरिका ने करवाया। क्यों करवाया? इसकी दूरी कम करने के लिए, ठीक है। इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है, फेज से थोड़ी ज़्यादा है गहराई है इसकी, 12 से 15 मीटर। कितनी है? 12 से 15 मीटर गहराई है। और इसी नहर की चौड़ाई कितनी है? थोड़ी ज़्यादा है भाई, उससे ज़्यादा है। की चौड़ाई कितनी है? 90 मीटर है। बताओ पनामा नहर का निर्माण किसने करवाया? यूएसए ने। कब करवाया? 14 से 18 के बीच में। क्यों करवाया? इस पोर्ट को इस पोर्ट से जोड़ने के लिए, इसकी दूरी कम करने के लिए। और गहराई है 12 से 15 मीटर, चौड़ाई है 90 मीटर, लंबाई है 82 किलोमीटर, ठीक है। और हाँ, ये पनामा नहर का निर्माण यूएसए ने करवाया, तो ये पनामा देश को दे देगी क्या? नहीं देगी भाई। 14 से 18 के बीच में निर्माण करवा दिया। फिर एक दिन आता है, एक दिन आता है, कौन सा दिन आता है वो दिन बता दूं मैं? 1 जनवरी 2000 1 जनवरी, यहां पर लिख दूं 1 जनवरी
2002 के दिन यूएसए ने पनामा नहर का नियंत्रण पनामा देश को सौंप दिया। का नियंत्रण कब सौंपा पनामा को? पनामा को सौंप दिया भाई। किसने सौंपा? यूएसए ने। कब सौंपा? 1 जनवरी 2002 को सौंप दिया। ठीक है, तो ये हो गई अपनी पनामा नहर। और हाँ, पनामा नहर के बारे में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य है। पनामा नहर भाई साहब लोक सिस्टम है पूरी दुनिया में। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है, पूरी दुनिया में लोक पर आधारित यही नहर है। लोक का मतलब समझ में नहीं आया सर? मैं समझाऊं, देखो। लोक का मतलब है ये ऊपर नीचे है, इसमें अंदर पानी का तल ऊपर नीचे है। जहाज को जब प्रवेश करवाते हैं ना, तो लोक लग मतलब पानी के गेट होते हैं, पानी लोहे के गेट होते हैं, उससे पानी का तल ऊपर करते हैं। यहाँ जहाज आ गया तो पानी का लेवल नीचे है, लोक बंद करेंगे, गेट बंद करेंगे और पानी का लेवल ऊपर कर देंगे, फिर जहाज को आगे ले जाएंगे, फिर पिछड़ा लोग लगा देंगे, गेट बंद कर देंगे, फिर जहाज को आगे कर देंगे। ऐसे करके 3 गेट है। में कितने गेट है? 3 गेट है। तो पूरी दुनिया में एकमात्र ये नहर है जो लोक आधारित है भाई, इसमें लोक सिस्टम है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरी नहर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी नहर पढ़ेंगे हम, जर्मनी में है भाई वो। थोड़ा जूम कर दे, मैं ऐसे ही समझा दूं। देखो, ये है जर्मनी। देखो, ये है भाई जर्मनी, यूरोप में है ये जर्मनी। ये जर्मनी है और जर्मनी यहां तक ही है, चीन से ऊपर। ये चीन लगाया ना मैंने, इस चीन से ऊपर देश दूसरा है। इस देश का नाम है डेनमार्क। और ये है बाल्टिक सागर। ये है उत्तरी सागर। ये है उत्तरी सागर और ये है बाल्टिक सागर। कौन सा सागर? बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली एक नहर है, उस नहर का नाम है कील नहर। वो देखो जर्मनी के अंदर पड़ती है, यहां पे का नाम है कील नहर। कील नहर। कील नहर की लंबाई कितनी है ये इंपॉर्टेंट है। लंबाई इसकी 99 किलोमीटर है भाई। इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण तो जर्मनी ने ही करवाया। किसके लिए करवाया? इसका निर्माण जर्मनी ने करवाया, जर्मनी देश के लिए करवाया। जब जर्मनी का जहाज यहाँ से उत्तरी सागर से जाता है बाल्टी सागर में, तो घूम के जाना पड़ता है, 700 किलोमीटर दूरी पड़ती है, और ये तो 100 किलोमीटर ही है। जर्मनी का देश जर्मनी की सीमा को यहाँ काट के एक नहर का निर्माण कर दिया, उसका नाम है कील नहर। तो इस नहर से जर्मनी की 600 किलोमीटर दूरी कम हुई भाई। तो ये महत्वपूर्ण नहर है जर्मनी देश के लिए। और आज हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे वाली क्लास में हम और पढ़ेंगे। एक नहर जो कुछ बाकी रह गया हम अगले वाली क्लास में करेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।